चलो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या हो रहा है, यहां पे हम डिस्कशन करेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो आप नोट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को। देखो, आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं वेयर, आप सभी को पता है पी स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस। तो P जो हो गया प्रेशर ऑफ गैस हो गया। अब प्रेशर की जो यूनिट है आप जानते हैं ATM होता है, पास्कल होता है, बार होती है। ठीक है, फिर उसके बाद PSI होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गई, प्रेशर की यूनिट्स आती है। तो एक यूनिट का दूसरे यूनिट में जो कन्वर्जन है, जो रिलेशन है, हम वो देखते हैं, जो कि इस चैप्टर में हमें काम आने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 ATM जो होता है वो क्या होता है, 101,325 पास्कल के बराबर होता है। सभी को क्लियर है। फिर उसके बाद अगर आप देखें 1 ATM इक्वल्स टू 1013, यहां पे ये हो जाएगा बार के इक्वल हो जाएगा, और 1 बार जो होता है 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको ये नोट करना है, यहाँ पे ये ATM का पास्कल में और ये ATM का बार में रिलेशन है। चले आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो वॉल्यूम है, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस। बोलो हाँ या ना। अब यहां पे भी कुछ यूनिट्स है, कुछ कन्वर्जन है, वो देख लेते हैं। तो जो 1 लीटर होता है बच्चों, वो यहां पे हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहां पे अगर हम देखें तो आप बोलेंगे 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, यहां पे आप बोलेंगे 1000 लीटर। यहां पे बोल सकते हैं आप 1000, यहां पे 1000 क्या बोल सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हैं, कुछ और कन्वर्जन भी देखते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे बोलेंगे 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000। 1 लीटर कितने हैं, 1000 ml के इक्वल होता है। बोलो हाँ या ना। या फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1000 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1000 cc। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन से यूनिट का कुछ यूज होते हैं, कुछ यूज नहीं होते, बट आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा प्रेशर के बारे में, आपने देखा वॉल्यूम के बारे में। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पे N जो हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, जो गिवन गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है हमारा R। तो R के बारे में हम कहते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग बात है इस R के बारे में जो आप सभी को सीखना चाहिए। R की जो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, या बोल सकते हैं जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, या मोल केल्विन। तो यहां पे ये वाली वैल्यू R की हम तब यूज करते हैं जब हमें प्रेशर जो है आपका, प्रेशर आपको किस में दे दे, पास्कल में, और जो वॉल्यूम है वो आपको दे दे मीटर क्यूब में। सभी को क्लियर है। तो ये वैल्यू यूज करना है। अदरवाइज R की जो वैल्यू आपको यूज करना है इस चैप्टर के लिए, वो यूज करना है 0.0821, यहां पे इसे यूज करना, और ये हो जाएगा आपका ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, R की ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। और ये कब यूज करेंगे, जब हमें प्रेशर किस में दिया हो, जब हमें प्रेशर दिया हो ATM में, और जो वॉल्यूम है वो हमें दिया हो लीटर में। सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसे। ठीक है, इसके बाद क्या बचता है सर हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन में, टेम्परेचर बचता है T। तो वो तो बहुत आसान चीज है। देखिए T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस। सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना। देखिए यहां पे अगर टेम्परेचर जो है कैपिटल T वो दरअसल होता है केल्विन में। अगर आपको स्मॉल t दिया रहेगा तो दैट मीन्स वो दिया रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड में। स्मॉल t ये होता है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो उसमें आप कितना प्लस करोगे, 273 प्लस करोगे तो उससे आपको केल्विन में मिल जाएगा। और टेम्परेचर आपके आइडियल गैस इक्वेशन में किस में रखना है, केल्विन में। सभी को क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आइडियल गैस के बारे में हमें पता होनी चाहिए, और सभी को पता चली तो आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। देखिए आप इसे नोट करिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमें देखना है ये है STP। इसका मतलब तो आप समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड
टेम्परेचर एंड, मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें यहां पे ये देखना है एसटीपी क्या होता है, ठीक है। तो जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं तो एसटीपी के हमारे पास दो कन्वेंशन आते हैं, एक ओल्ड कन्वेंशन और एक न्यू कन्वेंशन, ठीक है। तो यहां पे आ गया हमारे पास ओल्ड कन्वेंशन, ठीक है, और यहां पे एक और कन्वेंशन यूज करते हैं हम एसटीपी का, जिसे हम कहते हैं न्यू कन्वेंशन, ठीक है। क्या होता है एसटीपी और क्या नहीं होता है वो हम देखते हैं। बेसिकली गैस के लिए हम यूज करेंगे और हमें इसको याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए अच्छे से। ओल्ड कन्वेंशन में आप क्या करते हो, जो टेम्परेचर होता है उसे 273 केल्विन ले लेते हो, और यहां पे जो आप लेते हैं प्रेशर उसे लेते हैं 1 atm। यस, तो प्रेशर ले लिया 1 atm में, टेम्परेचर ले लिया केल्विन में। सभी को क्लियर है। न्यू कन्वेंशन में आपने क्या किया, टेम्परेचर को तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट फिक्स कर दिया, और यहां पे हमने जो प्रेशर था उसे ले लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलूं या मैं 273 केल्विन बोलूं, ठीक है। और साथ ही साथ अब यहां पे जो प्रेशर लिया वो हमने ले लिया 1 बार, ना कि 1 atm, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। अब इसकी वजह से ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन की वजह से कुछ वेरिएशन आया, आइए वो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, हमको अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर देखना है तो हमने देखा ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन में क्या वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद से यहां पे हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। अगर किसी गैस का 1 मोल का अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो भी एसटीपी पर, तो क्या होगा, तो वही हमें फिर यहां पे दोनों कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हम चलते हैं ओल्ड कन्वेंशन के थ्रू, ओल्ड कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, और यहां पे किसके लिए देखेंगे, न्यू कन्वेंशन के थ्रू। तो देखो, ओल्ड कन्वेंशन में अगर वॉल्यूम निकालना है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, तो यहां से वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा, एनआरटी बाई पी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो वॉल्यूम के लिए यहां पे अपन निकालते हैं, देखो मोल कितना हो गया 1, आर की वैल्यू क्या रखना है आप सभी को जल्दी से बताओ, 0.0821, और टेम्परेचर 273 आ जाएगा। यहां पे जो प्रेशर है आपका क्या दिया हुआ है 1 atm, चूंकि हमें यहां एटीएम में ही लेना है, हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया, सभी को क्लियर है। आप आर की वैल्यू यूज कर रहे हो 0.0281, तो दैट मींस कि हमारा प्रेशर जो होगा वो एटीएम में होगा और जो वॉल्यूम होगा हमारा किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने एटीएम में रख दिया ये 1, तो यहां से जब इसको सॉल्व किया तो हमने पाया 22.4 लीटर, किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से। अगर हम न्यू कन्वेंशन के हिसाब से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आपके पास अगेन 1 मोल 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो प्रेशर है वो किसमें होना चाहिए, एटीएम में, लेकिन न्यू कन्वेंशन में हम क्या ले रहे हैं, बार में ले रहे हैं। तो बार में हम बार को किसमें कन्वर्ट करेंगे, एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था मैंने, 1.013, बोलो हाँ या ना। बार हो जाएगा कितना, 1 एटीएम के इक्वल, तो यहां से 1 बार कितना आ जाएगा, 1/1.1013, ठीक है। तो यहां से बस यहां पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/1.013, और जब इसे सॉल्व करोगे तो यहां से जो वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करने पे पाया वो पाया 22.7 लीटर। सभी को क्लियर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में अगर आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑथर्स जो होते हैं वो ओल्ड कन्वेंशन को यूज करते हैं, सारे क्वेश्चन जो होंगे वो हमें इसी के बेस्ड करना रहेंगे। बट अगर आपके क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई किया जाता है कि प्रेशर आपके पास एटीएम में ना होके बार है, उस टाइम पे आपको ये वाले कन्वेंशन को यूज करना है, ठीक है। तो समटाइम्स वी मूव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाकी तो मैक्सिमम टाइम आंख बंद करके हम ये ओल्ड कन्वेंशन जो है 22.4 लीटर यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं आगे यहां से, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपने समझ लिया एसटीपी का क्या कंसेप्ट है। अब यहां से हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। कैसे, देखो, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालना सीखा जब आपके पास गिवन मास हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा आपने जब आपके पास क्या दिया हुआ हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हो, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है। तो आप यहां पे नोट करेंगे calculation of number of moles of a gas from given volume,
गिवन वॉल्यूम से हम क्या निकालना सीखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए आपसे मैं यहां पे पूछता हूं, जरा मुझे एक बात बताइए, अभी हमने देखा 1 मोल गैस के लिए एसटीपी पर हमारा वॉल्यूम कितना आता है, 22.4 लीटर है, बोलो हाँ है ना। तो यहां से क्या ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, वॉल्यूम सॉरी यहां पे लिखेंगे 1 मोल गैस 8 एसटीपी के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, बोलो हाँ या ना, इतना वॉल्यूम होगा। अगर अब यहां पे मैं 1 लीटर वॉल्यूम की बात करता हूं मैं, ठीक है, 1 लीटर वॉल्यूम, ठीक है, तो 1 लीटर, अब आप यहां पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा, 1/22.4 मोल्स ऑफ गैस 8 एसटीपी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे V लीटर वॉल्यूम देता, V लीटर अगर हमने वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है, V लीटर वॉल्यूम है, ये कितना लीटर वॉल्यूम है, 22.4 लीटर वॉल्यूम 8 एसटीपी बोल सकते हैं, V लीटर वॉल्यूम 8 एसटीपी बोल सकते हैं, ये भी 1 लीटर 8 एसटीपी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, V का यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22/4 मोल्स ऑफ गैस 8 एसटीपी। देखिए इतना वॉल्यूम जो एसटीपी पर देखा वो उसके कितने मोल के लिए था, 1 मोल गैस 8 एसटीपी के लिए था। सभी को समझ में आ रहा है क्या। तो अगर हमें कोई दूसरा नंबर वॉल्यूम दिया जाता तो वो कितने मोल होते उस गैस के वो निकालना था। तो हमने क्या करा, V को डिवाइड कर देंगे 22.4 से। तो देखिए यहां से हमें फॉर्मूला ये मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालना है तो क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो यहां से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। बेटा समझ में आ रहा है क्या, देखो वेरी गुड। तो यहां पे लिखेंगे गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस 8 एसटीपी। एसटीपी पर वो जो वॉल्यूम दिया हुआ है हमको वो लेना है, ठीक है। उसके बाद 22.4 से डिवाइड करना है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सभी को क्लियर है। दैट मीन्स कि जो भी वॉल्यूम दे दिया जाए किसी भी गैस का लीटर में होगा, बस ये ध्यान रखना ये किस में होगा, लीटर में, बिकॉज नीचे भी क्या है, लीटर में है। तो आपको जो भी वॉल्यूम दे दे लीटर में उसे हमें 22.4 से डिवाइड करना है और फटाफट अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसको भी याद रखने की हम ट्रिक बना सकते हैं जैसे अभी तक सबकी बनाते आए हुए हैं। कैसे, देखो कुछ इस तरह से। आप क्या बोलोगे, अगर आपको यहां पे वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है, और यहां पे आपको क्या निकालना है, मोल, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम से अगर नंबर ऑफ मोल निकालना तो डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे बेटा, डिवाइड कर दोगे 22.4 से। और अगर मोल से वॉल्यूम निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 से। बस एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको प्रेशर अगर बार में दे दिया जाएगा तो उस टाइम पे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना है, 22.7 यूज करना पड़ेगा। बाकी हम इससे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हो। अब हम यहां पे एक ट्री बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे जहां पे हम सभी को मर्ज करके देखने वाले हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हो तो उसे मास कैसे निकालते हैं, उसे नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं और उसी से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलो उसको भी देखते हैं। यहां पे जल्दी से नोट करना, आप अच्छे से ध्यान से समझना। अगर आपको यहां पे बीच में लिख देता हूं मोल्स, ठीक है, किसी भी, अब आप ये इधर देखो, अगर आपको मास दिया हुआ है इस साइड, यहां पे अपन ले लेते हैं क्या, पार्टिकल्स ले लेते हैं। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है सबको बस हम यहां पे अब कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे हम ले लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, 1 बाय 1 सबको कवर करेंगे। अगर मास से मुझे मोल्स निकालना है तो आप क्या करोगे, मोलर मास से डिवाइड करोगे, बोलो हाँ या ना। बस इसको याद रख लेना, बाकी सारा काम हो जाएगा बेटा आप सभी का। ये मोलर मास से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और अगर मोल्स से मुझे मास निकालना है सब्सटेंस का तो यहां पे क्या करोगे, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे उसको मोलर मास से। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमें पार्टिकल से मोल्स निकालना है तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करेंगे यहां पे एवोगैड्रो नंबर Na से, ठीक है। इसके बाद अगर मोल्स से आपको पार्टिकल निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे Na से। सभी को समझ में आ गया, ध्यान रहेगा। अब अगर आपको क्या करना है, वॉल्यूम से मोल्स निकालना है तो यहां पे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 22.4 से। और अगर मोल्स से मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे मोल्स से निकालना है वॉल्यूम तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है। और अभी तक जितना पढ़ाया है उसको सारा रिवाइज करो, जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं उसको भी अच्छे से समझो। बिकॉज अब हम क्या करेंगे, किसी से पहले मास निकालेंगे,
मास निकालने के बाद हो सकता है कि हमें पार्टिकल निकालना पड़े, या हमें पार्टिकल से फिर उसके बाद वॉल्यूम निकालना पड़े। तो मतलब हम यहां पे मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो करिए इसे नोट अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल निकालना सीखा। अगर आपके पास किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसे आप 22.4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमने सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से देखा। तो आइए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं जो आपके कंसेप्ट को और क्लियरिटी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ होता 11.2 लीटर CO2 अगर दे दी जाए और इसमें 8 STP, ठीक है, 8 STP, और पूछा जा रहा है मोल्स क्या होंगे यहाँ पे। मोल्स किसके मोल्स? इस गैस के मोल्स। CO2 गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो आप क्या करोगे बेटा, देखो आपको ये लीटर में क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.5। तो आपको समझ में आया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले? 0.5 मोल्स, ठीक है, ऑफ CO2। यहाँ पे ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कुछ नहीं करना, वॉल्यूम दिया है उसे हमने 22.4 से डिवाइड कर दिया। चले आगे। तो देखो ये क्वेश्चन था जो हमने अभी थोड़े से कंसेप्चुअली देखा। अब जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। दैट मीन्स कि वॉल्यूम निकालना है आपको। सभी को क्लियर है? CO2 गैस का 8 STP विच कंटेन्स दिस मच ऑफ एटम्स। क्या क्या दिया हुआ है? 10 Na ऑक्सीजन एटम। दैट मीन्स कि यहाँ पे Na दैट मीन्स 1 मोल, ठीक है। Na मतलब क्या? 1 मोल। तो यहाँ पे 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो जरा एक बात बताओ मुझे, आप सभी बच्चे अच्छे से मिलके, आप बहुत होशियार हो, तो यहाँ पे एक बताओ 1 मोल CO2 के अंदर आप मुझे बताओ 2 मोल ऑक्सीजन एटम है क्या? 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ये तो हम सीखते आए हुए हैं और हमें बहुत अच्छे से याद है। अभी आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो कितने मोल दिए हुए हैं? 10 मोल ऑक्सीजन एटम दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर 10 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स के लिए मेरे पास कितने मोल CO2 होना चाहिए? यस, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 5 मोल CO2 गैस मेरे पास होना चाहिए। सभी को क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, 5 मोल CO2 गैस आ चुकी है। दैट मीन CO2 गैस के मोल्स पता चल गए हैं। अब इसमें हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे किससे? 22.4 से। अरे बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है? 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जब नंबर ऑफ मोल्स पता होते हैं तो आप उसमें 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ CO2 8 STP आ जाएगा। यहाँ पे 5 इंटू 22.4 इट विल बी कितना हो जाएगा सर? ये 112, ठीक है, लीटर। यहां से ये आपका आंसर आ चुका है। सभी को क्लियर है? अच्छे से समझो, इसे नोट करो, वीडियो पॉज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया? 112 लीटर आ गया था, ठीक है, 112 लीटर। अब यहां पे इसको देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए यहां पे आपको एटम्स दे दिए गए थे, नंबर ऑफ एटम्स दे दिए गए थे। आपको पता है ना कि अगर हमें Na का मल्टीप्लाई करते हैं दैट मींस वी आर डीलिंग विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम दे दिए गए थे और वॉल्यूम पूछा था। बट इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालना है कब? जब आपको वॉल्यूम दे दिया जाए उसका, ठीक है। तो देखिए SO3 का क्या दे दिया उसने? वॉल्यूम दे दिया इतना। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे 1 मोल SO3 में आप मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ एटम्स है? किसके? सल्फर के या ऑक्सीजन के? कंबाइंड, सभी एटम मिला के। तो देखिए 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन एटम है और 1 सल्फर है, तो टोटल 4 नंबर ऑफ एटम्स हो गए। तो यहां पे आप बोलोगे 4 मोल एटम्स, ठीक है। यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सल्फर एंड ऑक्सीजन। सभी को क्लियर है? अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहां पे आपको इतने लीटर SO3 दे दी गई है, तो वो इसका क्या मोल निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पे आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ SO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3। तो वॉल्यूम कितना दे दिया गया? 89.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। सो ये यहां से आके आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 मोल SO3। सभी को क्लियर है? तो दैट मींस कि SO3 के टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास इतने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 4 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास बताए मुझे 1 मोल में
कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स, 4 मोल एटम्स हैं। सभी को क्लियर है? तो आप मुझे बताएं, यहां पे आपके पास 4 मोल SO3 में आपके पास 16 मोल क्या आ जाएंगे? एटम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे तो ये 16 मोल्स आए, अगर आपको इसको किसमें, पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स पता है एटम के और पार्टिकल में करना, तो Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 Na एटम्स। ठीक है, इतने एटम्स आपके पास आ जाएंगे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 16 Na। ठीक है, Na कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सभी को क्लियर है? तो ये आपने 2 क्वेश्चन को देखा। थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। हो रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इसे सॉल्व करता हूं। टिल देन इसे नोट करिए आप। अब देखिए यहां पे आपने क्या करा, गैस के लिए ये अप्लाई करते हैं 22.4 वगैरह, इजंट इट? आप देखेंगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का हम कंसेप्ट यूज करके उसे लेकर आए थे। अब यहां पे ये क्वेश्चन जो दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में इन 1.8 लीटर H2O, ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्मॉल l, दैट मींस कि इट इज रिप्रेजेंटिंग कि जो H2O है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। आ गई बात समझ में? तो यहां पे आप जो PV इक्वल्स टू nRT वाला कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। दैट मींस कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो यहां नहीं लगेगी और हम यहां पे इसको उस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हम अभी तक इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते आए थे। सभी को क्लियर है? क्योंकि देखो ना, आप 22.4 लीटर ऑफ गैस ही तो लेते हैं हम, गैस का वॉल्यूम होता है वो STP पर। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां पे हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता है। हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है बच्चों, और इसके नंबर ऑफ एटम निकालना है H2O के इतने लीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेंगे। देखिए 1.8 लीटर H2O दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेंगे। सभी को क्लियर है? नंबर ऑफ मोल में फिर हम क्या देखेंगे कि एक मोल में यहां पे देखिए H2O के एक मोल में कितने एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम और एक क्या हो गया? ऑक्सीजन एटम। दैट मींस कि वी आर हैविंग 3 एटम्स इन 1 मोल ऑफ H2O, वी आर हैविंग 3 मोल ऑफ एटम्स। सभी को क्लियर है? तो हमें सबसे पहले इसके कितने मोल्स अवेलेबल है 1.8 लीटर H2O में वो देखना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा एक नॉलेज होना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं लिक्विड की डेंसिटी, सॉरी वाटर की डेंसिटी में पूछता हूं आपसे, तो आपको यहां पे नोट करना है। पता है तो अच्छी बात है, डेंसिटी ऑफ वाटर, और नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा 1 ग्राम पर ml होती है या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1000 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। तो यहां पे अगर kg को ग्राम में करोगे तो 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1000, तो आपके पास यही आने वाला है। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, जो पर ml में आपके पास 1 ग्राम ये होगा, क्या बोलते हैं, हमारा वाटर होगा, H2 होगा। सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमें कितना गिवन है? 1.8 लीटर H2 गिवन है। दैट मींस कि हमारे पास 1800 ml क्या है? H2O अवेलेबल है। अरे बोलो हाँ है ना? तो यहां से अगर मैं पूछता हूं मास ऑफ H2O या वेट ऑफ H2O, अगर यहां से मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताएंगे, देखिए पर ml में 1 ग्राम है तो 1800 ml में आप कितना ग्राम हो जाएगा? आप बताइए। 1800 ग्राम H2O हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो आपके पास जो गिवन मास है 1.8 लीटर में जो H2O का मास है वो आया 1800 ग्राम। आपके पास क्या आया हुआ है? मास आया हुआ है। अब मुझे बताओ, किसी सब्सटेंस का अगर गिवन मास हो तो उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो यहां पे अगर हम देखें मोलर मास ऑफ H2O, तो ये आपका कितना आ जाएगा? H2O का मोलर मास बताइए, 18 आ जाएगा। समझ सभी को क्लियर है? ये तो हम सीखते आ रहे, 18 ग्राम आ जाएगा। सभी को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये जो मोलर मास का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट भी कह सकते हैं उसे, या मास अपॉन मोलर मास भी कह सकते हैं। आपको बहुत सी जगह, बहुत से बुक्स में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर वेट मिलेगा। सभी को क्लियर है? तो मैं मोलर मास बोलूं या मोलर वेट बोलूं तो हमें यही कंसिडर करना है। टर्मिनोलॉजीज में हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको मिल सकता है। तो यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स देखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1800 डिवाइडेड बाई 18, दैट मींस कितना आ जाएगा? 100 मोल H2O आ गया आपके पास। तो देखिए आपके पास इतने लीटर H2O में आपके पास
100 मोल H2O आता है। तो अब यहां पे देखिए हम वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं, 1 मोल H2O के अंदर कितने एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, दैट मींस 3 मोल एटम्स हो गए हमारे पास टोटल्स। बोलो हाँ है ना। तो यहां पे अगर मैं 100 मोल बात करता हूं H2O में, तो आपके पास, आपको नहीं लगता 300 मोल एटम्स हो जाएंगे? सभी को क्लियर है? अब 300 मोल्स एटम है, अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे सर? 300 इंटू Na एटम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा यहां पे? 300 Na पार्टिकल्स। किसके? H2O मॉलिक्यूल के। सभी को समझ में आया? तो देखिए यहां पे हमने ये देखा कि कब हमें किस तरह से पुराने नंबर ऑफ मोल्स के जो फॉर्मूले पड़े थे, मास दिया हुआ हो, ठीक है, फिर उसके बाद हमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हो या फिर हमें वॉल्यूम दिया हो, तो वॉल्यूम कब वाला लगाना है, हमें 22.4 से कब डिवाइड करना है, तो हमें बड़े क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बड़े इत्मीनान से उसको समझना है। क्लियर है? चलिए करिए नोट इसे अच्छे से। सो बच्चों अभी हम यहां पे देखने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग नोट करेंगे आप, और नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि किसी भी एक एटम में, एक एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पे वो सीखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा प्यारा सा हेडिंग है, छोटू सा, इसको आप सभी को समझना है। तो देखिए किसी भी एलिमेंट का केमिस्ट्री में जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है, आप मुझे बताओ। कुछ इस तरह से करते हो, एलिमेंट लिखा ZXA या फिर ZXA, यहां पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट को केमिस्ट्री में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो एलिमेंट है उसका यहां पे नाम आ जाएगा, नोटेशन आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे Z और एक यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है, आपको वो ध्यान से समझना है। वेयर आप लिखेंगे Z स्टैंड्स फॉर, क्या हो जाएगा वो जल्दी से बताओ? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के एक एटम में जो Z होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई एटम न्यूट्रल एटम है, दैट मीन्स वो, उसके ऊपर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स कि आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बैलेंसिंग जो है वो बराबर है। दैट मीन्स कि वो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिकॉज आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपका एटम चार्ज नहीं है तो वहां पे आप ये कहेंगे कि वो एक न्यूट्रल एटम है। तो इसीलिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं फॉर न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए आप लिखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप ये ध्यान से याद रखिएगा। सभी को क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट A की, तो जो A होता है, A स्टैंड्स फॉर मास नंबर। ठीक है, A जो होता है वो होता है मास नंबर, और यहां पे आप A को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स के नंबर का हम क्या करते हैं? सम करते हैं। सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, वेरी गुड। इसे कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू, अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहां पे Z से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे जाके अगर मैं यहां पे लिखता हूं A इक्वल्स टू, अच्छा उसके पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये आपके पास देखिए कुछ कुछ आते जा रहा है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है मैं उसे किससे रिप्लेस कर सकता हूं? Z से, बिकॉज Z क्या हो जाता है हमारा? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा बताइए? एटॉमिक नंबर। तो यहां पे आप A इक्वल्स टू Z प्लस N, यहां पे N की जगह मैं वापस से लिख देता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलो हाँ है ना।
अब आपके पास क्या है बेटा कि आप एटॉमिक नंबर देख के उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने तो आप देख लोगे कि वो न्यूट्रल एटम है या नहीं है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे? इलेक्ट्रॉन तो यहां से पता चल जाएगा कि अगर वो न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन्स है उतने क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो आप देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, आपको मास नंबर पता होगा, मास नंबर में हम क्या करेंगे, यहां से देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, मास नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम किसको, एटॉमिक नंबर को, तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है, आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि भैया कैसे आता है, आपको न्यूट्रल एटम के केस में क्या होगा ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स यहां लेंगे और देखेंगे, उनमें कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले इसे नोट करिए आप। बच्चों जैसे कि हम बात कर रहे थे यहां पे मास नंबर और एटॉमिक नंबर, तो देखिए जो मास नंबर होता है यहां पे आप देखेंगे मास नंबर जो आया, ठीक है, मास नंबर क्या होता है हमारे लिए, ए होता है, ठीक है। तो ए जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ये सोचते हैं, या कहीं से ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जो ज्यादा सोचते हैं ना उनके दिमाग में आता है, दिमागी कीड़े होते हैं उनके दिमाग में बिल्कुल आता है कि सर यहाँ पे हम मास नंबर की बात कर रहे हैं बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके बोल दे रहे हैं कि ये मास नंबर होगा। कायदे से तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। और फिर हमने जब हमारा सेशन स्टार्ट किया था तब हमने कहा था कि जो मास नंबर होता है वो एटॉमिक मास के बराबर आता है, बोलो हाँ या ना। हम इस चीज को तब बोल चुके थे कि हम सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तब मैं आपको बताने वाला हूं कि इक्वल कैसे आता है। तो चलो आओ मैं आपको यहां पे थोड़ा सा समझाता हूं, ठीक है, इसे तो नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पे अगर मैं आपके पास 6C12 लेता, ठीक है, तो आप सबसे मुझे पहले बताएं कि यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप मुझे बता देंगे 6, क्योंकि यहां पे जो एटॉमिक नंबर है Z वो कितना है 6, और वो क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए 6। अब अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करता तो देखिए वो कितना हो जाता, न्यूट्रल एटम है, बोलो हाँ या ना, कोई भी चार्ज नहीं है इस पर। सो हम ये कहेंगे कि जो एटॉमिक यहां पे मास नंबर होगा इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए में से Z को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो विल हैव द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 12 - 6 दैट मीन 6 आ जाएगा। सभी को क्लियर है इतना? चलो बहुत अच्छी बात है। यहां पे आप मुझे एक दो चीज और बता दीजिए, यहां पे आपको दिख रहा है मास नंबर क्या दिख रहा है बेटा, 12 दिख रहा है। अगर मैं आपसे इसका एटॉमिक मास पूछता हूं, एटॉमिक मास, तो आपने क्या सीखा था, वो 12 AMU, ये तो हमने निकालना सीखा था और हमें पता भी है 12 AMU क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, जिसका मास नंबर से भी कोई लेना देना नहीं है। अब चलिए आइए, अगर मैं यहां पे ये बोलता कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, बोलो हाँ या ना। एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो भी देखो, न्यूट्रॉन जो होता है वो थोड़ा स्लाइटली क्या होता है, हेवियर होता है, किसके कंपैरिजन में, इसके प्रोटॉन के, और प्रोटॉन हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। सभी को समझ में आया? तो यहां पे बट हम न्यूमेरिकल वैल्यू में इसे इसके 1.6 और 1.6 कंसीडर करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो प्रोटॉन के, एक प्रोटॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का मास, ये हो गया। सभी को क्लियर है? सही है, सुनो। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो 1 AMU होता है वो भी तो आपका 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, बोलो हाँ या ना। अगर आपसे मैं मास नंबर पूछता, मास नंबर, तो मास नंबर में आप ये बोलो कि सम ऑफ मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, तो अगर एक प्रोटॉन का मास इतना है तो आपके पास कितने प्रोटॉन्स है, 6, तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं क्या, 6 MP, ठीक है। और ये 6 × मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और यहां पे आप बोल सकते हैं 6 × मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, बोलो हाँ या ना। अच्छा, यहां पे देखिए जो मास ऑफ 1 प्रोटॉन है वो तो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 1 AMU के इक्वल आ रहा है, बोलो हाँ या ना। और साथ ही साथ मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन है वो भी तो 1 AMU के इक्वल आ रहा है। तो यहां पे मैं इसके प्लेस पे क्या रख सकता हूं, 1 AMU रख सकता हूं, और यहां पे भी क्या रख सकता हूं, 1 AMU। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा आपके पास 12 AMU। तो यहां आपने देखा कि ये जो आ गया मास नंबर, क्या आया, मास नंबर 12 AMU आ गया। और जो 12 AMU है आपने देखा वो तो आपका क्या था, एटॉमिक मास था। तो देयरफॉर आप इन दोनों की मदद से ये बोल सकते हैं
कि मास नंबर है एटॉमिक मास के बराबर, ठीक है। तो और जो होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास होता है 12 AMU है, और यहां पे अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे, और एटॉमिक नंबर तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका Z, जो कि 6 दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। मास नंबर पूछे तो एटॉमिक नंबर बता दो, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, AMU में आ जाएगा, और यहां पे जो मास आ रहा था वो हमने निकाला था किसके, सारे प्रोटॉन्स के मास और सारे न्यूट्रॉन्स के मास को सम करके। तो गलत ना तो ये है ना तो गलत वो है। जब आप देखेंगे कि कितने प्रोटॉन है 6 और 6 न्यूट्रॉन है, तो हमने टोटल उनका नंबर का सम कर दिया। तो इस तरह से भी आप मास नंबर बता सकते हैं कि सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी कहोगे तो गलत नहीं होगा। सभी को समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। तो यहां पे आपको बस ये समझना था कि मास नंबर और एटॉमिक मास कैसे आपस में इक्वल होता है, जो कि मैंने आपको समझाया, इस तरह से ये इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे अच्छे से, जो भी समझ में नहीं आता है आप उसे बकायदा पोज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, उसे ऑफिशियल हमारे नंबर्स पे या मेल आईडी पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करिए। अच्छा, अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा, हम क्या यहाँ पे सीख रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो चलिए आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन्हें कैलकुलेट करके देखते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तब तक इसे भी देखते रहिएगा आप। देखो, अगर मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 8O16, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम Al3+, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे, चलिए O2-, ठीक है, यहां पे ले लेते हैं CO2, फिर उसी के साथ हम एक और ले लेते हैं CO3 और यहां पे ले लेते हैं SO4 सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये ऑक्साइड आयन हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए। अब इन सभी के अंदर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए एक काम करते हैं, हम यहाँ टेबल फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। सभी देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है आप बच्चों को। वेरी गुड, ये एक एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए मैं P को लिख लेता हूं इस तरह से, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए E लिख लेता हूं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए मैं N लिख लेता हूं। सभी को क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले तो ये न्यूट्रल एटम है। आप यहाँ पे देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 8, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए, 8। अब आपके पास ये न्यूट्रल एटम है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप यहाँ पे बोल दोगे कि इलेक्ट्रॉन के नंबर भी कितने हो गए, 8 हो गए। अब आप यहाँ पे न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो जो आपके पास एटॉमिक सॉरी यहाँ पे आपके पास जो मास नंबर है, आप यहाँ पे मास नंबर में से क्या माइनस करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, मतलब Z में से आप A को माइनस करोगे, तो 16 - 8 कितना हो जाएगा, 8। तो ये आपके पास इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आया। यहाँ पे आपके पास A की वैल्यू कितनी थी बेटा, 8, और Z की वैल्यू कितनी थी, 16। अरे बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है? Z - A करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है, वो आ चुका है। चूंकि चार्ज नहीं था, न्यूट्रल एटम था, तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे Al3+। अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताएं, ये Al3+ जो बना हुआ है, ये Al3+ बना कब होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सभी को क्लियर है? दैट मीन्स कि यहाँ पे जब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो उस पर क्या आ रहा है, 3+ चार्ज आ रहा है, ठीक है। जैसे कैसे, एल्यूमिनियम ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो आपके पास बनता है Al3+। बिकॉज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बस वो जो साइन होता है वो अलग होता है। सभी को क्लियर है? 1.6 × 10⁻⁻⁻ 19 कूलम। सभी को क्लियर है? ये चार्ज की वैल्यू होती है उसकी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके क्या बनेगा, Al3+ बनेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर Al3+ पे कितना चार्ज है, तो आप 3+ नहीं कहेंगे, वहां पे आप कहेंगे कि इसके ऊपर जो चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के इक्विवेलेंट चार्ज इसके ऊपर अवेलेबल है। अभी आगे जाके इस पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट अभी इसके लिए आपके लिए इतना काफी है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो एल्यूमिनियम का आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 और जो मास नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 27। सभी को क्लियर है? तो बताइए Z की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 13 और आपके पास A की वैल्यू कितनी हो गई 27। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप बोलेंगे कितने हो गए 13। अब आप मुझे एक बात बताइए, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, बट अनफॉर्चुनेटली एल्यूमिनियम के पास से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया, उसने लूज कर दिया किसी कारणवश। तो अब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, डिफिशियंसी आ गई। तो यहाँ पे आप बोलेंगे 13 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, बट अब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10। सो अभी अब हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो 27 में से हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट 14। सो यू आर हैविंग 14 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Al3+। सभी को क्लियर है? अब आपके पास यहाँ पे O2- ऑक्साइड आयन यहाँ पे आ गया है हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप जानते हैं जैसे 8O16 हमें पता होता है, यह होता है हमारे पास। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं तो वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दैट मींस Z की वैल्यू कितनी दे दी है 8। तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 8 आ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जो है ये चार्ज्ड है, दैट मींस कि वी आर हैविंग 2-, दैट मीन हमारे पास अभी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अगर जाते तो यहाँ पे क्या आता, पॉजिटिव चार्ज आता, अभी यहाँ पे हमारे पास 2- है, दैट मींस वी आर हैविंग 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी आपके पास कायदे से न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कायदे से अगर न्यूट्रल होता तो उसके पास 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, बट अभी एक्सेसिव अमाउंट में 2 और ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो कितने हो गए 10। सभी को क्लियर है? अब आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपके पास जो मास नंबर है वो कितना है 16 में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दोगे यहाँ पे 8 को, तो आपके पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 8। सभी को क्लियर है? तो यहाँ पे आपने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कि इसके केस में क्या क्या और कैसे कैसे निकालेंगे। चलिए आइए CO2 के लिए बात करते हैं। तो CO2 के लिए हम सबसे पहले C के लिए सेपरेटली अलग देखेंगे और O2 के लिए अलग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर C के लिए मैं बात करूं तो आप जानते हैं कितना होता है 6C12 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ देख रहे हैं, कार्बन जो कि यहाँ पे है ये न्यूट्रल है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे C के कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हो गए 6 हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स है, एक ऑक्सीजन जो होता है कितना होता है 8O16 होता है, उसके एक ऑक्सीजन में हमारे पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए 2, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 16 प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आ गए वो कितने आ गए, इन दोनों को मर्ज करके बता दूंगा 16 + 6 22। सभी को क्लियर है? तो इस तरह से आपने बताया CO2 में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो 22 होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, चूंकि ये न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कार्बन में कितने यहाँ पे थे सर 6 प्रोटॉन थे, तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन में आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे 8, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 8। तो दैट मींस कि इन द सेम मैनर हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी आ जाएंगे 22। नाउ अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बारी आती है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास है ये कितना है 12 दिया हुआ है, 12 में से 6 माइनस करेंगे, सॉरी मास नंबर दिया हुआ है 12 और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर है 6, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन के अंदर आ जाएंगे 6। ऑक्सीजन के एक एटम में बात करोगे तो यहां से 8 आ रहे हैं, 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 16। तो अगेन आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए 22। सभी को क्लियर है? कुछ नहीं करना है, जब भी आपके पास कंपाउंड आ रहा है आप उसमें कुछ भी मत करें, उस एलिमेंट के इंडिविजुअल एटम के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें और फिर उनको ऐड कर दो। तो इस तरीके से आपके पास इसके सब कुछ आ जाएंगे, नंबर प्रोटॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के। चलो आगे बढ़ते हैं, CO3 2- के बारे में बात करते हैं। अगेन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे कार्बन के लिए देखेंगे, फिर किसके लिए देखेंगे ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे। तो देखिए कार्बन के पास क्या होता है C6, यहां पे आ जाएगा C12 हो गया, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 8O16 हो गया। तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 6, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बेटा 8। सभी को क्लियर है? एक एक एटम की बात कर रहे हैं। अब यहां पे आप देखिए आपके पास ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, 24 + 6 तो कितना हो जाएगा 30। तो 30 नंबर ऑफ आपके पास क्या आ जाएंगे प्रोटॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो ये हो गए 30। सभी को क्लियर है? बिकॉज कार्बन का जो यहाँ पे देखोगे एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखोगे 8, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम बार बार उसी चीज को सीखते हुए आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो देखिए इस पूरे के पास कितने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब हम यहां पे बात करेंगे कि पहले अगर CO3 ही होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते। ठीक है, तो कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर कार्बन अगर एक न्यूट्रल एटम होता तो उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, बताइए जल्दी से, कितने होते 6, और ऑक्सीजन के पास कितने होते 8। तो अगर इसके पास 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, बोलो हाँ या ना, एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ऑक्सीजन के 3 एटम के पास 24 प्लस 6 इसके कितने हो जाएंगे 30 प्लस 2 ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 32। सभी को क्लियर है। अब आइए यहाँ पे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6C12 था हमारे पास और यहाँ पे 8O16 था, तो 12 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा जल्दी से बताओ, 6 बचेगा। यहाँ पे 8 में से 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास Z माइनस A करोगे, सॉरी यहाँ पे Z कितना हो गया आपके पास, हो गया 8 और A हो गया 16, A माइनस Z करोगे तो यहां पे आ जाएगा 8 3 से कितना हो जाएगा 24। तो 24 आपके पास अगेन क्या आ रहे हैं, न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं किसके, ऑक्सीजन O3 के अंदर। और कार्बन के अंदर देखोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं 6, तो कितने हो जाएंगे वापस से 30। ये वही है यार जो मैंने यहां पे आपके सामने कैलकुलेशन किया था। ठीक है, A माइनस Z करना है, उस तरीके से इंडिविजुअल के निकालो, ऐड कर दो, खत्म करो। ठीक है, अब चलिए आइए सल्फर की बात करते हैं। SO4 2 माइनस दिया हुआ है, तो सल्फर के लिए आपको ध्यान रखना है 16S30 यहां पे 2 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको, बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखते हैं कि सल्फर के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे, बेटा बताओ यार 16। तो सल्फर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 16। ऑक्सीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे, तो यहां पे आप लिख दोगे 8O16, तो 8 होते हैं, यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, तो प्लस कर दो 16 प्लस कर दो कितना हो जाएगा, ये 48। सभी को क्लियर है, तो यहां पे आपके पास 48 नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन्स आ जाएंगे। सभी को क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो देखिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ आपके पास क्या होंगे, सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आंख बंद करके बोल दो, ज्यादा कैलकुलेशन अगर नहीं होता है किसी से तो सीधा सीधा बोल दो कि सर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। बट अभी यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख गया तो फटाफट प्लस कर दो और बोल दो कि यहाँ पे अब कितने हो जाएंगे 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आसान, यहाँ पे हमने कितना कैलकुलेशन किया उतना करने का भी नीड नहीं है, डायरेक्ट बोल दो भैया कि ऐसा हो जाएगा। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ठीक है उसके इक्वल आएंगे यहाँ पे 48 ही होंगे। कैसे हो जाएंगे जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि भैया आपने यहाँ 32 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 16, और यहाँ पे 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितने आ जाएंगे 8। ऑक्सीजन के कितने एटम्स अवेलेबल है आपके पास 4, तो 4 8 से कितना हो जाएगा 32 प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे 16 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो 48 नंबर ऑफ आपके पास क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स आ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया जहां पे हमने यहां पे कुछ एटम्स लिए, कुछ कंपाउंड्स लिए और उनके हमने क्या निकाल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट किए। तो आप इसे अच्छे से नोट करो, समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, एक बार फिर से समझो, बहुत ज्यादा आसान है ये कैलकुलेट करना। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा था इस वाले हमने डिस्कशन में देखा था कि हमारा जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे मास नंबर के इक्वल कैसे आता है। तो जनरली बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन भी आता है कि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल क्यों होता है। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप वहां से कैलकुलेशन करोगे तो उससे भी वही मिलना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करोगे तो उससे जो एटॉमिक नंबर मिलता है वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल आता है। और उसको एटॉमिक मास को हमने यहाँ पे दिखाया किसके इक्वल, मास नंबर के इक्वल दिखा दिया। सभी को क्लियर है, तो बहुत अच्छा डिस्कशन है, कंप्लीट करो इसे। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलने वाला है। क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 19 ग्राम PO4 3-। ठीक है, ये एक आयन है PO4 3-। इसके 19 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 19 ग्राम में PO4 3- कितने नंबर ऑफ आयन्स अवेलेबल है, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो एक काम करें, इसके 19 ग्राम से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। जब हमारे पास मोल्स आ जाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। और जब एक बार हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए तो एक पार्टिकल में यहाँ पे हम देखेंगे, एक मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, जिनको नहीं समझ में आया वो भी यहाँ समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए
यहां पे सबसे पहले मोलर मास ऑफ PO4 3-, तो मोलर मास इसका क्या आ जाएगा, फास्फोरस का कितना होता है 31 होता है, ठीक है 31 प्लस यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन का कितना देखोगे 16 4 जा 64 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 95, तो ये आपके पास आ गया कितना 95। अब क्या देखोगे नंबर ऑफ मोल्स PO4 3- के, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना दिया हुआ है 19/95, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2, ठीक है 0.2 मोल। तो ये आपके पास कितने मोल अवेलेबल है 19 ग्राम में 0.2 मोल्स अवेलेबल है, इतना समझ में आया। अब आप मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ PO4 3- आयंस ये कितने हो जाएंगे 0.2 Na हो जाएंगे, इतने मोल है उसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। देखिए PO4 3- के नंबर ऑफ मोल्स निकाले 0.2 आए हैं, अब अगर हमें इसके पार्टिकल्स के कितने नंबर होंगे वो देखना है, मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स के कितने नंबर होंगे वो देखना है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी को क्लियर है, तो यहाँ पे हमने Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतने नंबर ऑफ आयंस हमारे पास आ चुके हैं, सभी को क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इन 1 PO4 3- कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके अंदर। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए ये तो किसका हो गया भैया, एक आयन के अंदर की बात हो गई, इतने हैं, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ आयन से 0.2 Na आयन से, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 19 ग्राम PO4 3- ये हो जाएगा 50 × 0.2 Na, ये आपका आंसर आ गया। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया। आपने क्या करा ध्यान से समझो, सबसे पहले इसका मोलर मास निकाला, इसको गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड किया तो इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चले, इसके नंबर ऑफ मोल से हमने देखा कितने नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल है, तो उतने नंबर ऑफ आयंस आए। एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सभी को समझ में आया, नोट करिए इसे अच्छे से। ओके सो स्टूडेंट्स वी आर हैविंग सम मोर प्रॉब्लम्स। देखिए इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम करने वाले हैं इसे सॉल्व। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस कंटेनिंग 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कि आपको जो CO गैस है इसका मास निकालना है, और आपको ये पता है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका मास क्या होगा वो कैलकुलेट करना। तो चलो करते हैं, ठीक है। आइए देखें, सबसे पहले कुछ इस तरह से आप अप्रोच करेंगे, और अगर जिन बच्चों को आता है वो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। 1 CO, ठीक है, इसके अंदर आपके पास मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल है CO का, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो जो कार्बन होता है उसके अंदर 8 होते हैं, बोलो हाँ या ना, और 6C12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन होगा 8O16 हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल है दोनों, ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतनी नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे आपके, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 14। तो आपको एक समझ में आया कि यहाँ पे 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट मीन्स कि 1 मोल CO कंटेन्स कितने 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स। सभी को क्लियर है, 1 मोल CO गैस जो होगी उसके अंदर 14 मोल्स क्या होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां से आप बताइए 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितनी मोल CO गैस होगी, तो 1/14 मोल CO गैस हो जाएगी। सभी को क्लियर है। अब आपके पास कितने यहाँ पे 20 Na, दैट मीन्स 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। सभी को क्लियर है, अरे बोलो हाँ है ना। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। Na से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 20 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20/14 मोल CO गैस आ जाएगी। अब आपके पास देखिए इतने मोल क्या आ गई, CO गैस आ गई। अब इतने मोल से, और अगर आपको क्या निकालना है, मास निकालना है इसका, तो इसमें मोलर मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 28। तो 28 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखोगे 20/14 × 28, सो इट विल बी लाइक 40 ग्राम CO गैस विल कंटेन 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। करिए नोट इसको। अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जरा उसे देखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डरना नहीं है, आराम से वही प्रोसीजर है उसी तरह से करेंगे। इन 54 ml वाटर एट 273 केल्विन इन 1 atm। तो ये तो आपको क्या दिख गया, हमारे पास एक कन्वेंशन था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मिल गया, तो आप कुछ लगा सकते हो नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे
दिख गया कि 54 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करके 22.4 से डिवाइड मत कर देना बेटा लोग, क्योंकि आप देखिए 273 केल्विन, दैट मीन्स कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और वहां पे जो वाटर होता है वो लिक्विड में होता है, गैसियस स्टेज में नहीं होता है। सभी को क्लियर है? तो यहाँ पे अगेन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगेगी, 22.4 से डिवाइड नहीं करेंगे नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कैलकुलेट करने के लिए। सभी को क्लियर है? तो वो अप्रोच लगाना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। जिन बच्चों के दिमाग में आया था कि जैसे ही एमएल देखा, वॉल्यूम दिख गया, वाटर का डिवाइड कर देते हैं, तो वो गलत है। अब क्या होगा, यहां पे वही फंडामेंटल लगाएंगे कि आप जानते हैं डेंसिटी, क्या बोलोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम पर एमएल। 1 ग्राम पर एमएल मतलब 1 एमएल में 1 ग्राम है, तो आप बताइए आपको 54 एमएल दिया हुआ है, तो कितना मास हो जाएगा, मास ऑफ H2O बता दो जल्दी से, ये हो जाएगा आपका 54 ग्राम। अरे बहुत आसान हो गया अब तो। देखो 1 ml में 1 ग्राम H2O है, तो 54 ml में कितना ml हो जाएगा, कितना ग्राम हो जाएगा, 54 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा सर, H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, 18, बोलो हाँ या ना। अब यहां पे अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो क्या हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 8, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे H2O के 54 ml में कितने नंबर ऑफ मोल से, 3 नंबर ऑफ मोल है। सभी को क्लियर है? अब जरा एक बात देखते हैं, यहाँ पे जो H2O का जो कंपोजिशन है, जो H2O बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो ये 1H1 होता है, और ये कितना होता है सर, 8O16 होता है। इसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे Z1 है और आपके पास यहाँ पे Z1 है, A1 है, तो A माइनस Z क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो एक H2O में, इन 1 H2O के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। सभी को क्लियर है? तो 1 मोल H2O कंटेन्स 8 मोल न्यूट्रॉन्स। सभी को क्लियर है? तो आपके पास H2O कितने मोल अवेलेबल है, 3 मोल अवेलेबल है ना, तो 3 मोल H2O विल कंटेन 24 मोल न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने देखा कि कितने मोल। अभी नंबर ऑफ क्या निकालना है, पार्टिकल के नंबर निकालना है न्यूट्रॉन्स के, तो सर इसमें आपको एवोगैड्रो नंबर, दैट मीन्स 24 Na, ए से छोटा सफिक्स में लिख सकते हो, ठीक है, प्रीफिक्स में, और यहां पे आपके आ जाएगा 24 Na न्यूट्रॉन्स। सभी को क्लियर है? इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके होंगे 54 ml वाटर में। क्लियर? करिए नोट इन क्वेश्चंस को अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम और इन कंपाउंड और इन एलिमेंट। सभी को क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे हम चार्ज की कैलकुलेशन देखेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ आयंस यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे ऑक्साइड आयन लेता हूँ O2 माइनस, यहाँ पे ले लेता हूँ N3 माइनस, यहाँ पे ले लेता हूँ Mg2 प्लस, और ले लेते हैं Al3 प्लस। सभी को क्लियर है? अब देखिए ये हमारे पास कुछ नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे मैंने कंसिडर किए हैं, और इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अच्छा, आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि Al3 प्लस पर कितना चार्ज है, तो आप कहेंगे कि 3 प्लस है, जो कि गलत है। Al3 प्लस पर जो चार्ज है वो 3 इलेक्ट्रॉन के लूज करने के इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स कि कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एल्यूमिनियम ने क्या किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, लूज किया होगा, तो आपके पास क्या बना होगा, Al3 प्लस आयन बना होगा। सभी को क्लियर है? ठीक है, इतना समझ में आया। सो दैट मीन्स कि इसके ऊपर जो चार्ज आया वो चार्ज क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। बट आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमने +1 और -1 देखा है, वो चार्ज क्या है, तो बेटा वो जो चार्ज होता है वो रिलेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आइए हम उसके बारे में भी यहाँ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कैसे, चलिए देखें। आप यहाँ पे देखेंगे पार्टिकल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिलेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चार्ज इन कूलम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन,
तो आप क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोटॉन, ठीक है, तो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उस पर चार्ज जीरो होता है। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बोल दो इसको। और इस पे जो होता है -1 होता है और ये रिलेटिव चार्ज +1 होता है। कैसे, आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड करूं सो आई विल गेट क्या -1। सो दैट मीन्स कि दिस इज अ रिलेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोटॉन। और यहां पे ये जो प्रोटॉन का चार्ज +1 आया, दैट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन। सभी को क्लियर है। तो यहां पे सर हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूज करना है, हमको यूज करना है क्या, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। आपसे कभी पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में कंसीडर करेंगे क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन के लिए हम पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। सभी को क्लियर है, आप सभी को इतना ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपसे यहां पे पूछता हूं कि चलिए मुझे बताइए Mg2+ पर कितना चार्ज है, मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछता हूं कि टेल मी द चार्ज, कि इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, Mg2+ पर जो चार्ज अवेलेबल है वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट है। अगर मैं आपसे पूछता N3- के ऊपर चार्ज कितना है, तो आप बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। यहां पे अगर O2- के ऊपर पूछता कि कितना चार्ज अवेलेबल है, तो आप बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। समझ में आया। और 1 इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे 1 पॉइंट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सर, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हियर ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट दी मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सभी को क्लियर है। प्रोटॉन के लिए भी यही मैग्नीट्यूड होता है, बस वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए वो नेगेटिव होता है। अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करूं कि Al3 पर कितना चार्ज है, तो उसका मैग्नीट्यूड आप बताओगे तो आप बोलोगे 3 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। सभी को क्लियर है। तो इस तरह से हम चार्ज की क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। चलिए आइए यहां पे एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। इसे आप नोट करिएगा। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, बस वो पॉजिटिव होता है और वो नेगेटिव होता है। इतनी सी बात है बच्चों, उसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। अब यहां पे क्या होगा सर कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आकर इसके पास बैठ गए हैं। सभी को क्लियर है। तो यहां पे एक्सेसिव अमाउंट में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट दी चार्ज ऑन 9.5 ग्राम PO4 3- आयन, ठीक है। सभी को हमको इसके ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ना तो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, ना प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज। तो सबसे पहले देखिए कि मुझे कुछ ग्राम दिया हुआ है, तो मैं इससे इस आयन का मोलर मास मोलर मास, अगर इसका मोलर मास देखेंगे तो मोलर मास ऑफ PO4 3-, तो ये आपके पास आ जाएगा 95, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PO4 3-, तो आप देखेंगे 9.5 डिवाइडेड बाय 95, ये हो जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। PO4 3- आ चुका है। अब आप ध्यान से समझिएगा, आपके पास यहां पे इतने मोल्स ये अवेलेबल है, तो कितने आयंस हैं। देखिए ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए क्या करते हो आप, एवोगैड्रो नंबर Na का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितने नंबर ऑफ आयंस हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय Na कर देंगे। तो यहां से नंबर ऑफ PO4 3-, ठीक है, PO4 3- आयंस क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 0.1 Na आयंस, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम यहां पे एक बात देखते हैं, अगर इन 1
PO4 3 माइनस, इसके अंदर आप देखेंगे कितना चार्ज है सर, तो आप बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट चार्ज है। दैट मींस कि यहां पे इसने लूज नहीं किया है, इसने गेन किया है। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है? 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो इसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट क्या आ गया? चार्ज आ चुका है। तो आप बोलेंगे यहां पे 3e इसके पास चार्ज आ चुका है। किसके पास? एक के पास। तो आप मुझे बताएं इतने नंबर ऑफ आयंस में कितना चार्ज होगा? तो आप बोलेंगे इन 0.1 Na आपके पास जो चार्ज आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0.3 Na इंटू E। अब आप सबकी वैल्यू रख सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो वैल्यू में यहां पे रख के दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? देखो ध्यान से, यहां पे हम इसकी वैल्यूज को देखेंगे। 0.1 Na 0.1 Na PO4 3 माइनस इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू Na का वैल्यू 1 पॉइंट बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 6.0323 इंटू 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉन का उसका E का वैल्यू क्या लिखोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। उतना चार्ज आपके पास अवेलेबल है 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3 माइनस में। सभी को क्लियर है? तो मैंने कुछ नहीं किया, आपको चार्ज कैलकुलेट करना सिखाया। जो भी दिखेगा इसके ऊपर चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। सभी को क्लियर है? इसके नंबर ऑफ मोलर मास निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ आयंस निकाले। एक आयन में हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज अवेलेबल है, तो इतने नंबर ऑफ आयंस में कितना चार्ज होगा, इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी को क्लियर है? नोट डाउन करें इसे अच्छे से।